हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार आपका फिर से मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं और उम्मीद है आप सब ठीक ही होंगे। तो आइए हम आज संज्ञा के तीसरे चैप्टर पे बात करते हैं और हमें उम्मीद है कि आपने पिछला 2 वीडियो देख लिया होगा और आप उससे प्रभावित हुए होंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो आज हम संज्ञा के तीसरे भेद के बारे में डिटेल से बात करेंगे। संज्ञा को हम आसान समझने की भूल न करें। ज्यादातर होता क्या है, जिसे हम आसान समझते हैं, इजी समझते हैं, एंड मौके पे वही हमको ज्यादा तकलीफ दे जाता है। तो इसलिए हम ये गलती नहीं करेंगे और हम उसे पूरा डिटेल से और आसान से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव में नाम से ही स्पष्ट है, भाव एक वो नजर से नहीं दिखता है, लेकिन हमारे ज्ञानेंद्रियों से, हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा, इससे हम उनका अनुभव करते हैं। तो हम जो अपने ज्ञानेंद्रियों से जिस चीज का अनुभव करते हैं और जिस रूप में करते हैं, वही रूप और उस रूप के नाम को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये मूल चीजें हैं परिभाषा की। अब हम अगर इनकी परिभाषा बनाने का प्रयास करें तो देखिए क्या है। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है। क्या है? गुण। कोई भी वस्तु है उसमें कुछ न कुछ गुण अवश्य होगा। ठीक है, हम सीधा नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जिस शब्द से किसी के भाव का बोध होता है उसे संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्लियर नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। होता क्या है कि कई बार हम जो परिभाषा लिखते हैं और कोई व्यक्ति अगर परिभाषा लिखता है तो उसे ज्यादा मार्क्स मिल जाता है और हमें कम मार्क्स मिलता है। बनिस्बत हम भी वही समझाने का प्रयास कर रहे होते हैं जो वो समझा रहा होता है, लेकिन हमारे समझाने के तरीके से की वजह से हमें कम मार्क्स मिल जाता है या उसे कम मार्क्स मिलता है। तो किसी भी व्यक्ति, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो 4 शब्द लिखा है दोस्तों ने, दशा, गुण, धर्म, दशा या व्यापार। तो हमने एक साथ है, गुण या धर्म, दशा या व्यापार, मतलब उनकी जो स्थिति है वो भी एक तरह का भाव ही है। तो 2 बातें याद रखना है दोस्तों। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दशा, ऐसा भी कह सकते हैं, धर्म या स्थिति, कुछ भी कह सकते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है। एक चीज और जोड़ लीजिएगा उसमें, इस संज्ञा का अनुभव हमारे इंद्रियों के द्वारा होता है तथा प्रायः इसका बहुवचन नहीं होता है। ठीक है, ये आप जोड़ देंगे तो आपकी परिभाषा में 4 चांद लग जाएगा। ठीक है, तो एकमात्र ये संज्ञा है जिसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करते हैं, और इस संज्ञा का जो उदाहरण है उसका प्रायः बहुवचन नहीं होता, वो हमेशा एक वचन में ही रहता है। ठीक है, अब हम इनके उदाहरण के बारे में जानने का प्रयास करें कि उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। जैसे बुढ़ापा, ये हम छू के नहीं, अपने ज्ञानेंद्रियों से इनको जानते हैं। बूढ़ा है तो उसमें बुढ़ापा है। ठीक है, लंबाई, ठीक है दोस्तों, मिठास इत्यादि। ये हमारी हो गई भाववाचक संज्ञा का संपूर्ण परिभाषा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का क्या हुआ? बुढ़ापा है, बूढ़ा है तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करते हैं, आंख से, है ना, आंख से देखते हैं उसमें बुढ़ापा आ गया, यह उसका गुण है, धर्म है, या क्या दशा है। लंबाई है, लंबा है,
तो उसका गुण है कि उसमें लंबाई होगी, मोटा है तो मोटाई होगी, मीठा है तो उसका गुण क्या होगा, मिठास होगा। अब हम थोड़ा सा इस पे और जो है कि डिटेल में जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है, हमें यह जानने का प्रयास करना है कि इस संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। वही शब्द है, उससे हमको भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, और भी उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण, ठीक है दोस्तों। अब जैसे जातिवाचक, अगर आपने जातिवाचक संज्ञा को समझा होगा तो क्लियर है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। तो पहले हमें जातिवाचक की परिभाषा और उनके उदाहरण अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनता है। जाति में क्या है, एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध हो, जिसे क्या है, बूढ़ा। बूढ़ा से हमें भाववाचक संज्ञा बनाना है। बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा से क्या है, बुढ़ापा, ठीक है। और मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, इससे हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। कैसे बनाएंगे, मिठाई में क्या होगा भाई, मिठास होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह दो उदाहरण से आपको बखूबी समझ में आ गया होगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं कि नेक्स्ट, कि जैसे क्रिया से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। क्रिया से भाववाचक कैसे बनेगा, क्रिया से भाववाचक। पहले तो हमें क्रिया के बारे में अच्छी तरह आना चाहिए कि क्रिया क्या है, इसका क्या रूप है, तभी तो हम क्रिया समझ पाएंगे और उसका फिर भाववाचक संज्ञा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे दौड़ना एक क्रिया है, ठीक है, दौड़ना एक क्रिया है, इससे हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। क्रिया से हमको भाववाचक संज्ञा बनाना है। कैसे बनाएंगे, दौड़ना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, दौड़, ठीक है। घबराना एक क्रिया है, घबराना एक क्रिया है, इसका भाववाचक रूप क्या करेंगे, इसका क्या गुण है, भाववाचक में क्या गुण पाया जाता है भाई, घबराहट, घबराहट, ये इनका भाववाचक रूप है। तो हमें परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि घबराना भाववाचक संज्ञा है कि क्रिया है, कुछ भी पूछ सकता है। तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है कि घबराना क्रिया है, उसका गुण या दशा जो है वह भाववाचक संज्ञा होगा। तो एक बार फिर से दोस्तों, जिस शब्द से किसी की भावना का बोध हो, उसके गुण या स्थिति का बोध हो, दशा का बोध हो, और उसका हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। अपने दिमाग से, आंख से छूकर, है ना, महसूस करके अगर हम किसी चीज जो है कि उनकी कल्पना करते हैं, तो वैसी स्थिति में जो कल्पना करते हैं, जो हम महसूस करते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह मुझे विश्वास है आपका भाववाचक संज्ञा क्लियर हो गया होगा।
ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम इनका जो लास्ट है हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें